हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जिया भाग 56। मिश्राइन सबके लिए टेबल पर खाना लगा रही थी। मिश्रा जी और आदर्श फूफा चकिया जाने को लेकर फिलहाल दोस्ती कर चुके थे, इसलिए दोनों साथ साथ डाइनिंग पर आ बैठे। मिश्राइन ने देखा तो उनका तो सर ही चकरा गया। अब एक कुछ देर पहले दोनों एक दूसरे को ताने मार रहे थे और अब साथ साथ है। खैर उस वक्त मिश्राइन ने ना कुछ कहना ठीक समझा और चुपचाप खाना परोसने लगे हाथ भुआ भी चली आई और खाना खाने आ बैठी। मिश्राइन ने वेदी को भी आवाज दी और जैसे ही लवली को आवाज देने का सोचा, उन्हें याद आया कि मिश्रा जी ने आज लवली को खाना देने से मना किया है। सभी चुपचाप खाना खाने लगे। लवली को वहां न देखकर शगुन ने धीरे से मिश्राइन से कहा, माँ जी, पापा जी से कहकर लवली भैया को बुला लीजिए ना। ना ही शगुन, सुनी ना ही शामा का कहे जे, हम का बाद में खिला देंगे। मिश्राइन ने मिश्रा जी की तरफ देखकर शगुन से धीरे स्वर में कहा, ए भाभी, जे खाने में तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना। बुआ जी ने कहा, गड़बड़ की भी होगी तो आपके साथ साथ बाकी सबको भी भुगतना पड़ेगा। मिश्राइन ने मुंह बनाकर कहा, क्योंकि वे बुआ से अच्छा खासा नाराज जो थी। जे चपाती तो ठंडी हुई पड़ी है, गरम लाई दो जरा। बुआ ने फिर काने में कमी निकाल कर कहा, गुड्डू के पिताजी और आदर्श बाबू चुपचाप खाए रहे हैं, पर नहीं, जिज्जी का तो अलग से ही तमाशा रही। मिश्राइन बड़बड़ाई, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ, शगुन ने कहा और जाने लगी। खाना खाकर मिश्रा जी उठे तो आदर्श फूफा भी उनके साथ उठ गए और हाथ धोकर उनके पीछे जाने लगे। तो मिश्रा जी ने खुद को शांत किया और आदर्श फूफा की तरफ पलट कर बोले, आदर्श बाबू, चकिया सुबह जाना है, आप अभी से कहीं हमारी पूछ पकड़ लिए। अरे आपका भरोसा नहीं है, आप हमें सोते में छोड़कर चले जाएं तो। फूफा ने कहा, अरे हम आपको सोता छोड़कर कहाँ जाएंगे। मिश्रा जी ने कहा, मतलब साथ लेकर जाएंगे। हाँ जाएंगे, मतलब अभी हमें आपके पीछे आने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं है तो हम जाकर सो जाएं। हाँ आप जाकर सो जाइए। ठीक है, पर आप सुबह हमको ले जाना भूलेंगे तो नहीं ना। अरे काहे भूलेंगे, मतलब याद रखेंगे। हाँ याद रखेंगे। का याद रखोगे। मिश्रा जी फूफा के सवालों से अंदर ही अंदर तिलमिला उठे, लेकिन फिर भी गुस्से का घूंट पीकर शांति से कहा, आदर्श बाबू, कल सुबह हम आपको अपने साथ चकिया ले जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम सोने जाते हैं, आदर्श फूफा ने कहा। मिश्रा जी ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, हाँ जाइए। आदर्श फूफा जाने के लिए आगे बढ़ गए तो मिश्रा जी खुद में ही बड़बड़ाए, जिस साला आदर्श बाबू को काहे हम गले में घंटी की तरह बांध लिए। मिश्रा जी ने जैसे अपनी बात खत्म की, आदर्श फूफा पलटकर वापस आए और कहा, मिश्रा जी, हम क्या कह रहे थे, क्यों ना आज रात आपके साथ ही सो जाएं, फिर सुबह जल्दी उठकर चल देंगे। मिश्रा जी झुके और अपने पैर से चप्पल निकालते हुए कहा, अबे तुम जाते हो कि नहीं। अरे जाते हैं, शुभरात्रि, कहकर फूफा वहां से भाग उठे। आप जैसे असुरों के होते हमारी कोनो रात्रि शुभ हो सकती है का। मिश्रा जी ने हाथ में पकड़ी चप्पल नीचे फेंक कर कहा और कमरे में चले गए। मिश्राइन ने देखा कि बुआ और फूफा अम्मा के कमरे में सोने जा चुके हैं। मिश्रा जी भी अपने कमरे में हैं और शगुन के लिए उन्होंने थाली में खाना परोस कर कहा, बिटिया तुम खा लो। शगुन खाना खाने आ बैठी। मिश्राइन ने एक थाली उठाई और उसमें खाना परोसा और जाने लगी तो शगुन ने कहा, माँ जी, ये तुम खाओ बिटिया, हम जरा लवली को खाना खिलाकर आते हैं, शाम से वो एक बार भी नीचे नहीं आया, भूखा होगा, कहकर मिश्राइन चली गई। शगुन ने सुना तो मुस्कुरा उठी, क्योंकि मिश्राइन गुड्डू और लवली में जरा भी भेदभाव नहीं करती थी। शगुन अपना खाना खाने लगी और गुड्डू के बारे में सोचने लगी, जबकि उसे तो पता भी नहीं था कि गुड्डू चकिया में है और किसी ने उसे किडनैप भी कर लिया है। खंडर नुमा घर चकिया। मंगेश के आदमियों ने गुड्डू को लवली समझकर अगवा कर लिया और बोरे में डालकर वहीं बिंदिया के घर से कुछ दूर एक खाली पुराने मकान में ले आए। उन्होंने बोरे और सामने पड़े घास पर फेंका और कहा, साला चे लवली का खाता है बे, जेका यहाँ लाते लाते जान ही निकल गई। का पतो कानपुर में कोनो अच्छी डाइट मिली हो, आदमी ने साथी ने कहा। जो भी है, अब रात भरे से यही छोड़ देते हैं, कल मंगेश की बिटिया का ब्याह हो जाए, ओके बाद जे लवली को मंगेश को सौंप देंगे। आदमी ने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा और अपने साथी के साथ कमरे से बाहर निकल गया ताकि किसी को शक न हो
कि अंदर कोई है। बोरे में बंद गुड्डू ने दिमाग से काम लिया। वह चुपचाप उन दोनों की बातें सुनता रहा ताकि कल सुबह से पहले यहां से निकलने का कोई जुगाड़ लगा सके। बोरे को काफी मजबूती से बांधा गया था, इसलिए उसे खोलकर बाहर आना तो गुड्डू के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए गुड्डू ने धीरे धीरे अपने दांतों से बोरे की रस्सियों को काटना शुरू किया और थोड़ी मेहनत के बाद बोरे में एक छोटा सा छेद हो गया। गुड्डू ने उसमें से अपना हाथ बाहर निकाला और जैसे तैसे करके बोरे की रस्सी को खोलकर बाहर आया। बाहर आकर गुड्डू ने सबसे पहले सांस ली और फिर खुद से कहा, जब बिंदिया का बाप तो बहुत ही खतरनाक निकला। यहाँ लवली भैया को मारने के लिए आदमी तैनात कर रखे हैं। हाँ, अच्छा हुआ लवली भैया यहाँ नहीं आए और हम चले आए। हमें जल्द से जल्द बिंदिया भाभी से मिलना होगा और उनका सच बताना होगा, लेकिन बाहर गए तो फिर पकड़े जाएंगे। और अब तो लोगों ने हमें मतलब लवली भैया को देख भी लिया है। अब तक तो मंगेश को पता चल भी चुका होगा। खुद में ही बड़बड़ाते हुए गुड्डू वहीं घास पर आ बैठा और वहां से निकलने के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी नजर सामने खूंटी पर टंगी घाघरा चुन्नी पर गई। गुड्डू मुस्कुरा उठा। मनोज अंदर ही अंदर घबराता हुआ मंगेश के आदमियों के साथ चल पड़ा। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कहीं मंगेश के आदमियों ने लवली को यहाँ देख तो नहीं लिया, कहीं मंगेश को पता तो नहीं चल गया कि मनोज ने लवली को अपने घर में जगह दी है। मनोज मंगेश के सामने आया तो मंगेश खामोशी से उसे घूरने लगा। ये देखकर मनोज की हालत और खराब हो गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सच कह रहे हैं चचा, जे सब के बारे में हमें कुछ हो नहीं पता, हमका जाए दो। तुमको नहीं पता तो किसे पता होगा? पूरे गांव के प्रोग्राम में नाच गाने का बंदोबस्त तुम ही देखते हो ना, फिर बिंदिया के ब्याह में इंतजाम काहे नहीं किए? मंगेश ने कठोरता से कहा। मनोज ने सुना तो हैरानी से मंगेश को देखने लगा। दरअसल मनोज के पास 2-4 लोगों की एक टीम थी जो गांव के हर शादी ब्याह में शुभ काम में नाच गाना किया करती थी। मंगेश ने उसके लिए मनोज को बुलाया था। मनोज को हक्का बक्का देखकर मंगेश ने कहा, अच्छा तुम वो दिन वाली मार की वजह से हमसे नाराज हो? अरे जाए दो ना मनोजवा, गलती हो जाती है। अब तुमको साला जब बिंदिया से मिलना था तो सीधा सीधा आकर मिलते, और की सहेली बनकर आने की क्या जरूरत थी? खैर छोड़ो ये सब, जे बताओ कितना लोगे? का मनोज ने घबराहट भरे स्वर में कहा, अबे नाच गाने का पैसा कितना लोगे? एक काम करो, पहले तुम अपने लोगों को बुलाए लो, ओके बाद देख लेंगे। देखो अभी खाने का प्रोग्राम चालू है, खाना खाने के बाद सभी नाच गाना देखने ही आंगन में जमा हो जाए हैं, तब तक तुम सब इंतजाम देख लो। कहते हुए मंगेश ने मनोज का कंधा थपथपाया और वहां से चला गया। मंगेश के पीछे पीछे उसके आदमी भी वहां से चले गए और मनोज ने राहत की सांस ली। अपने कमरे में गुमसुम बैठी बिंदिया लवली को याद कर उदास हुई जा रही थी। तभी उसकी अम्मा उसके लिए खाना लेकर आई और कहा, लो बिंदिया खाना खाए लो, फिर तो कल फेरों के बाद ही खाना मिली है तो का? हमें नहीं खाना अम्मा, हमें भूख नहीं है, बिंदिया ने उदासी भरे स्वर में कहा। बिंदिया की अम्मा ने पास बैठी रूपा को देखा तो रूपा ने हाथ से इशारा कर उन्हें रुकने को कहा और थाली उनके हाथ से लेकर उन्हें बाहर भेज दिया और खुद बिंदिया के सामने आ बैठी और कहा, ए बिंदिया खाना खाए लो। अरे खाने से क्या नाराजगी भाई? हमें नहीं खाना रूपा, वक्त कितनी जल्दी गुजर रहा है। कल हमारी शादी किसी और से हो जाएगी और लवली को एहसास तक नहीं है। पता नहीं वो चिट्ठियों तक पहुंची होगी कि नहीं। बिंदिया ने रुआसा होकर कहा, अरे काहे चिंता करती हो बिंदिया, सुनो हमने सोच लिया है कल तुम्हें कैसे और कब यहाँ से भगाना है। रूपा ने आंखों में चमक भरकर कहा तो बिंदिया एक टक उसे देखने लगी और रूपा उसे खाना खिलाते हुए कल के प्लान के बारे में बताने लगी, जिसे सुनकर बिंदिया को थोड़ी राहत मिली और वह खुशी खुशी खाना खाने लगी। गुड्डू ने कपड़े बदले और अपने कपड़ों को वहीं छोड़कर घर से बाहर चला आया। बाहर आकर वह फिर से पकड़ा न जाए ये सोचकर उसने लंबा सा घूंघट कर लिया और चल पड़ा बिंदिया के घर की तरफ। गुड्डू ने देखा कि वह घाघरा चुन्नी में है, लंबा सा घूंघट निकाले है, फिर भी लोग उसे देख रहे हैं। अगले ही पल उसे याद आया कि कपड़े तो उसने लड़कियों वाले पहने हैं, लेकिन उसकी चाल अभी भी मर्दों वाली है। उसने अपनी चाल को थोड़े बदला, अदाएं और लचक डाली और मंगेश के घर की तरफ बढ़ गया। पहले गुड्डू को डर लगा, लेकिन बाद में उसने भगवान का नाम लिया और घर में दाखिल हो गया। घर में सभी खाना खा चुके थे और नाच गाने के लिए आंगन में जमा होने लगे। मंगेश ने देखा कि मनोज अभी तक अपने लोगों को लेकर नहीं आया है। तभी उसकी नजर गुड्डू पर पड़ी और उसने उसके पास आकर कहा, इतना वक्त काहे लगा दिया बे?
सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं, चलो अब जल्दी से शुरू करो। मंगेश को अपनी तरफ आते देखकर एक बार के लिए तो गुड्डू की जान हलक में अटक गई, लेकिन बाद में मंगेश की बात सुनकर गुड्डू को समझ आया कि मंगेश उसे कुछ और समझ रहा है। गुड्डू ने अपनी आवाज को थोड़ा बारीक किया और कहा, जी माफ कर दीजिए, वो रास्ते में लड़के लोग हमका छेड़ने लगे थे, नास पिटे कहीं के। बहुत ही घटिया गांव है आपका। हाँ हाँ ठीक है, और वो मनोजवा कहाँ है, वो आया नहीं? मंगेश ने कहा। वो भी यही कहीं होगा, वैसे ब्याह के को है? गुड्डू ने जानबूझकर पूछा ताकि पता लगा सके कि बिंदिया कहाँ है और फिर उससे बात करने का मौका ढूंढ सके। ब्याह हमारी बिटिया को है और तुम्हें यहाँ ज्यादा भुआ ना बनो, जे काम के लिए आई हो वो करो, ऐसो रंग जमाओ कि सब देखते रह जाए। मंगेश ने कहा। अरे चिंता नहीं करो, ऐसे रंग जमाए हैं पूरा गांव देखे हैं, कहकर गुड्डू आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार उसने थोड़ा भारी आवाज में कहा, जिसे सुनकर मंगेश बड़बड़ाया। जी आवाज हमें जानी पहचानी लग रही है। ए चचा, तैयार कहाँ हो हम, यहाँ तो चारों तरफ मर्द ही मर्द भरे पड़े हैं। गुड्डू ने वापस आकर कहा तो मंगेश की तंद्रा टूटी और उसने बिंदिया के कमरे की तरफ इशारा करके कहा, वो कमरा में चली जाओ और जल्दी करो। गुड्डू ने मंगेश के सीने पर धीरे से मुक्का मारकर कहा, आए हाय, गांव वालों से ज्यादा तो तुम्हें जल्दी है चचा। मंगेश कुछ कहता इससे पहले गुड्डू लटक मटक करता वहां से चला गया। गुड्डू बिंदिया के कमरे में चला आया जहां सिर्फ रूपा और बिंदिया थी। उसने जैसे ही बिंदिया को देखा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और बिंदिया की तरफ पलटा तो बिंदिया ने हैरानी से कहा, ए कौन हो तुम और दरवाजा काहे बंद किया है? गुड्डू ने अपना घूंघट हटा दिया। ये देखकर बिंदिया ने कहा, लवली तुम? देखा बिंदिया, हम कहे थे ना लवली भैया तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, वो तुम्हें लेने जरूर आएंगे। एक काम करते हैं, हम जाते हैं, तुम बात करो। कहकर रूपा दरवाजे की तरफ बढ़ी तो गुड्डू ने उसे रोक कर कहा, खिड़की से कूद कर जाओ ना। रूपा ने सुना तो मुंह बनाया और खिड़की से बाहर चली गई। गुड्डू ने जल्दी से खिड़की बंद की और बिंदिया के सामने चला आया तो बिंदिया ने रोते हुए कहा, लवली भाभी हमाओ लवली नहीं है, गुड्डू है, लवली भैया कानपुर में है। गुड्डू ने कहा। बिंदिया ने जैसे ही सुना कि लवली कानपुर में है और उसके सामने खड़ा इंसान गुड्डू है तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए और उसने कहा, तो तुम कहाँ यहाँ हमारा ब्याह देखने आए हो और वो लवली तुमको यहाँ बेचकर हुआ कानपुर में क्या कर रहा है? अरे हम उससे प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। अरे भाभी कहाँ कह रही हो? गुड्डू ने कहा। बिंदिया गुस्से से गुड्डू की तरफ बढ़ी और कहा, खबरदार जो हमको भाभी कहे तो मर गई तुम्हारी भाभी। ओ धोखेबाज, मतलब ही लवली को शर्म नहीं आई, खुद आने के बजाय तुम्हें भेज दिया, चले जाओ यहाँ से। अरे भाभी हमारी बात तो सुनो। गुड्डू ने बिंदिया को समझाने की कोशिश की लेकिन बिंदिया तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने खिड़की खोली और गुड्डू को बाहर धकेलते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से और जाकर कह दो अपने लवली भैया से कि मर गई बिंदिया। गुड्डू को खिड़की से बाहर धकेलकर बिंदिया ने खिड़की बंद कर ली। उसने बेचारे गुड्डू की बात तक नहीं सुनी। मायूस होकर गुड्डू ने साइड में देखा तो कुछ दूर खड़ी रूपा उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज है बिंदिया आपसे। एक काम कीजिए, कल सुबह आइए, हम बात करवाते हैं ना आपके उससे। गुड्डू ने हामी में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। सुबह गोलू बेसुध पड़ा था और बगल में सोया रवि बेखबर सो रहा था। तभी उसके कानों में बकरियों के मिमियाने की आवाज पड़ी। रवि आंखें मसलते हुए उठा और जैसे उसकी नजर गाड़ी पर पड़ी उसकी आंखें फटे की फटे रह गई। 10-12 बकरियां गाड़ी के अंदर, बाहर, ऊपर और इर्द गिर्द खड़ी थी। रवि ने जल्दी से गोलू को उठाया। गोलू उठा और जैसे उसने गाड़ी को देखा रवि से कहा, रविया एक तो बात बताओ, हमका बहुत सुंदर दिखते हैं। नहीं भैया, रवि ने मासूमियत से कहा। अबे तो फिर बैठ के हमें का देख रहे हो, वो बकरियों को भगाओ। गोलू ने चबूतरे से नीचे कूद कर कहा। गोलू और रवि ने जैसे तैसे करके उनको भगाया लेकिन गाड़ी में लगी सीटें देखकर गोलू का सर चकराने लगा। बकरियों ने आगे की और पीछे की सीटों को फाड़कर उनके फोम को चबा डाला था। ये देखकर गोलू ने तो मारे दर्द के अपना सीना ही पकड़ लिया। रवि ने देखा तो गोलू के पास आया और कहा, गोलू भैया संभालिए खुद को। अबे रवि,
जे बकरियों ने का कर डाला बे। गुड्डू भैया ने जे सब देखा तो हमारी बत्ती बना देंगे। गोलू ने रुआंसा होकर कहा। अरे गोलू भैया, जे माँ आपकी गलती थोड़ी है। वैसे भी जब गाड़ी में शीशा, हेडलाइट और दरवाजा लगाए हो तो नई सीट पे लगवाए लेना। और देखना, गाड़ी की जे हालत देखकर तो गुड्डू भैया को भी आप पर तरस आ जाई है। रवि ने गोलू को तसल्ली देकर कहा। सच्ची? गोलू ने रवि से चिपककर आस भरे स्वर में पूछा। रवि ने गोलू का गाल पकड़ा और प्यार से कहा, मुच्ची। तो दोस्तों, क्या आदर्श वूफा के साथ मिश्रा जी जाएंगे चकिया, या इनके साथ शामिल होंगे और भी लोग? क्या बिंदिया सुनेगी गुड्डू की बात, या समझ लेगी लवली को गलत? गाड़ी की ये हालत देखकर गुड्डू को आएगा गोलू पर तरस, या फिर से होगी गोलू की सुताई? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्सिया सीजन 4 मेरे साथ। बाय बाय।